धन्यवाद डिम्पी। सीधे तौर पे खास मौका है तो मेरे साथ जो है दो बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ है टाइम्स ग्रुप नेटवर्क के MD and CEO M.K. आनंद सर, और हमारे साथ है टाइम्स ग्रुप के मैनेजिंग एडिटर मिहिर भट्ट। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। हमारे इस खास शो में ये एडिटर्स राउंड टेबल है और हम अगले आधे घंटे में ये समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार ने ये जो बजट पेश किया ना, इसका मकसद क्या था। क्या चुनावी तैयारी के तौर पर इस बजट को पेश किया गया, या सरकार ये संदेश देने की तैयारी में है कि हम फिर से जीत के आ रहे हैं और उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। इनके साथ जिस तरीके से हमने देखा है कि सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया, लोगों को बहुत उम्मीद थी कि बहुत सारे अच्छे ऐलान हो सकते हैं, कई सारी राहत दी जा सकती है, वैसा कुछ होता हुआ दिखा नहीं। आपके हिसाब से ये बजट रिफॉर्मिस्ट है, पॉपुलिस्ट है या न्यूट्रल है? पॉपुलिस्ट बजट ना करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिग्नल है इनका कि नॉर्मली वोट ऑन अकाउंट जो होता है 2-3 महीना ही इलेक्शन के लिए एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जोर जोर से बोल सकते हैं कि भाई ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ये नहीं करना और सिर्फ 60 मिनट के अंदर एक बजट प्रेजेंट करके जाना, ये एक मैच्योर बजट प्रेजेंटेशन है, ये एक कॉन्फिडेंस वाला बजट प्रेजेंटेशन है। इसका मतलब ये है कि रूलिंग पार्टी को ये एकदम 100% कॉन्फिडेंस है उनके लास्ट 5 साल के और उसके पहले और 5 साल के 10 साल का जो उनका परफॉर्मेंस रहा है उसके ऊपर एक सॉलिड कॉन्फिडेंस दिखाता है ये। और इसलिए मैं इसको पॉपुलिस्ट तो कहूँगा नहीं, लेकिन इसके अंदर जो 1-2 अच्छे पॉइंट्स निकले हैं उसको देखकर हम तो ये तो कहूँगा कि पॉजिटिव बजट है। 4 महीने का बजट को कोई रिफॉर्मिस्ट बजट तो कह नहीं सकते। बिल्कुल सही। तो मेरे साथ जिस तरीके से हमने देखा कि समान तौर पे आप देखिए इसके पहले के अंतरिम बजट को, चाहे 2019 का हो या 2009 का, बड़े फैसले लिए गए थे। जैसा कि सर कह भी रहे हैं कि सरकार कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट है कि 2024 जो चुनाव होने वाला लोकसभा का वो जीत के आगे, तो जुलाई में जो बजट पेश करेंगे उसका ही रोड मैप देने की कोशिश की गई है। देखिए, एक्चुअली आई एग्री विथ हिम। उन्होंने जो कहा कि इसे आत्मविश्वास का बजट कह सकते हैं, बिकॉज पूरे बजट की स्पीच में अगर आप देखिए तो बार बार उन्होंने रेफर करा है कि जुलाई में जो बजट पेश होगा उसमें बार बार वो रेफरेंस, इनफैक्ट प्रधानमंत्री मोदी ने बजट सत्र शुरू होने से पहले भी ये कहा। सो आई थिंक काफ़ी आत्मविश्वास से भरा हुआ बजट है। पहले जो बात होती थी आत्मनिर्भर भारत की होती थी, अब ये आत्मविश्वास की बात कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, मुझे इसमें एक चीज़ जो बहुत अच्छी लगी बजट में वो है डिसिप्लिन। काफ़ी डिसिप्लिन मेंटेन की गई है, राइट फ्रॉम फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा अगर आप देखें जो कि 5.1% पे है, बेटर देन एक्सपेक्टेड। केपेक्स को लेकर बातचीत हो रही थी कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट है नंबर, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि इससे पहले पिछले 4 साल अगर आप एवरेज देखें तो हर साल 20% से ग्रो हुआ है जो केपेक्स है सरकार का, और इस बार इस तरह के माहौल में भी उन्होंने 11% का केपेक्स कमिट किया है। सो आई थिंक कहीं ना कहीं एक सिग्नलिंग है प्राइवेट सेक्टर के लिए भी कि नाउ इट इज़ टाइम फॉर देम टू स्टेप अप। अब उनको अपना जो केपेक्स है वो साइकिल शुरू करना पड़ेगा। और साथ ही एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने कही जो कि मुझे पर्सनली लगा कि एक बहुत बड़ी मैसेजिंग थी। देखिए, आजकल वैसे भी इतना पॉलिटिकल माहौल है, सब जगह कभी कास्ट सेंसस की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, उसकी बात हो रही है। बजट की स्पीच में ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए 4 कास्ट है जिस पर उनका ध्यान है, और वो 4 कास्ट एक्चुअली वही है जो सेक्शन को बजट में टारगेट किया गया है, दैट इज़ फार्मर, पुअर, विमेन एंड यूथ। तो ये एक बहुत बड़ी मैसेजिंग है। सो आई थिंक मैसेजिंग के तौर पे और जो फिस्कल नंबर्स है उसके तौर पे ये बहुत ही आत्मविश्वास से भरा हुआ बजट है और डिसिप्लिन बजट है। ये तौर पर कहीं ना कहीं आत्मविश्वास से भरा हुआ बजट है। जिस तरीके से मीर बता रहे थे कि फिस्कल डेफिसिट को लेकर सरकार ने अपने उम्मीद है कि घटता हुआ दिखेगा और पॉजिटिव है। इंफ्रा पर जिस तरह सरकार ने अपना खर्च बढ़ाया है, करीब 10.5% के आसपास का इंफ्रा पर खर्च बढ़ाया है, उनको ये लग रहा है कि इंफ्रा एक ऐसा सेक्टर जिस पर खर्च बढ़ा के, कैपेक्स बढ़ा के हम कहीं ना कहीं अगले 4 महीनों में जो रफ्तार पकड़े हुए उस रफ्तार में धीमापन नहीं होगा, हम आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ, ये बहुत ही बड़ी बात है ये एक्चुअली। तकरीबन 11 लाख करोड़ का कैपेक्स अनाउंस हुआ है, और इसके ऊपर मैंने ये भी देखा है कि कुछ ये साल का कुछ 2-2.5 लाख करोड़ का जो अमाउंट है, जो अभी वो कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से काफ़ी सारा एक्सपेंसेस रुकाना पड़ेगा, उसको भी अगर आप जोड़ोगे तो अगले साल तकरीबन 13 लाख करोड़ का एक्सपेंस होगा जुलाई से लेके मार्च तक। वो बहुत ही बड़ा अमाउंट है, और मेरे हिसाब से ये तो वैसे भी हमारा गवर्नमेंट कैपेक्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंजन रहा है। और जैसे मिहिर कह रहे थे कि मतलब कॉरपोरेट कैपेक्स थोड़ा कम ही है पिछले 4-5-6-7 साल से। आई थिंक ये अभी जो
जो स्पीड मिल रहा है उसको लेके अगर वो भी आ जाता है तो कैपिटल फॉर्मेशन जो इंडिया का है वो अभी कुछ 31% पे है कैपेक्स टू जीडीपी रेशियो। चाइना का अभी भी कम होने के बावजूद 43% पे है। मेरे हिसाब से एक बढ़ता देश, एक देश जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल कम है और जो आज बहुत ही एवरेज लेवल पे जीडीपी पर कैपिटा बहुत लो लेवल पे है, इसको बढ़ाने के लिए इतना कैपेक्स से ज़्यादा ही करना चाहिए और वो एक अच्छा डायरेक्शन है कि भाई जो हो सकता है उस हिसाब से कर रहे हैं। जो अपने पास को जनरली हमने देखा है कि हमेशा बजट में सरकार ये कोशिश करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है ना हम खुश करने की कोशिश करें ताकि उनके वोट बैंक जो है सुरक्षित हो। वैसा इस बार इस बजट में देखने को नहीं मिला है। और एक अच्छी बात जो देखने को मिली इस बजट में, सरकार जैसा कि आपने बताया कि 4 अलग सेक्टर्स, चाहे फार्मर हो, महिलाएं हो, सबको टारगेट करने की कोशिश की है। तो सीधे तौर पर सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि अब हम उस भारत की तरफ जा रहे हैं जो इंडिया बनाम जो भारत की बात बहस होती है, उस भारत की तरफ फोकस कर रहे हैं जिसमें एक बड़ी आबादी रह रही है। देखिए 2-3 चीज़ें हैं। एक अच्छी चीज़ जो बजट में हुई है कि भले ही कोई बड़ी अनाउंसमेंट्स नहीं हुई है, खासकर टैक्सेशन के ऊपर कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन कुछ जो ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं प्रधानमंत्री मोदी के, जैसे सोलर ऊर्जा के ऊपर काफ़ी बातचीत हुई है, ग्रीन व्हीकल्स या ई व्हीकल्स के ऊपर जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं, आपने आज देखा भी होगा ऑटो स्टॉक्स में जो रिएक्शन था। और एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई है कि जो सब्सिडी है उसको 1.2% पे कैप किया गया है अगेंस्ट 1.4% ऑफ जीडीपी। ये कैपिंग एक्चुअली क्यों हो रही है? क्योंकि सरकार ने जो इतना फोकस डिजिटाइजेशन पे रखा था उसकी वजह से लीकेज इतना कम हो गया। मुझे नंबर याद नहीं आ रहा है, लेकिन वित्त मंत्री ने अपने स्पीच में वो नंबर दिया भी था कि पिछले 9 सालों में इतना लीकेज रुका है बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट ट्रांसफ़र। तो वो सारा जो बेनिफिट है वो सरकार को फिस्कल प्रूडेंस में काम आ रहा है और उसकी वजह से जो 5.1% का नंबर है वो कमिट कर पा रहे हैं। और एक जो दूसरा बड़ा नंबर आया था जो हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये सब होने के बाद भी IMF का जो नया ग्रोथ फोरकास्ट आया है उसमें अगर आप देखें तो इनफैक्ट इंडिया का जो है ग्रोथ फोरकास्ट वो अपग्रेड हुआ है FY25 के लिए। तो वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है सरकार के पास, जो कि शायद ये भी इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं कि गवर्नमेंट केपेक्स के साथ साथ जो प्राइवेट केपेक्स है दैट इज़ किकिंग इन, वो शायद शुरू हो चुका है। हमने देखा है कि जब संसद का सत्र शुरू हुआ था तो उसके पहले प्रधानमंत्री ने जब भाषण दिया था तो उन्होंने संबोधन किया था, उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा था कि महिलाएं जो है नारी शक्ति की उन्होंने लगातार बात की है। इस बार के बजट में भी देखेंगे इस शब्द का इस्तेमाल बार बार जो है वित्त मंत्री साहिबा की तरफ से की गई, वो भी एक महिला है। क्या आने वाले दिनों में आपको ऐसा लगता है कि सरकार का फोकस महिलाओं से जुड़ी योजनाओं पर ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा? क्योंकि ये इतने लो लेवल पे है कि इसके अंदर काम करोगे तो रिजल्ट जल्दी आएगा। बिकॉज आज के दिन पे अगर हम अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे यहाँ पे महिलाएं जो हमारे एम्प्लॉयमेंट में हैं वो इतना कम है, सऊदी अरब से भी कम है, 20% से कम है। और ये जो उससे थोड़ा ऊपर था, कोविड और पैंडमिक की वजह से काफ़ी सारा उधर धक्का भी लगा है। तो वो एक चीज़ को करना तो 100% चाहिए और मुझे लगता है कि जो एफर्ट्स अभी है ये चलेगी और इससे ज़्यादा होगा। थोड़ा कॉन्फिडेंस इस बात से आता है कि अभी जो आवास योजना है उसके अंदर 70% जो मकान दिए गए हैं वो महिलाओं के नाम पे हैं। फिर हायर एजुकेशन में कुछ तकरीबन 28-30% का इम्प्रूवमेंट है। लेकिन मेरे हिसाब से ये सब बहुत छोटे छोटे पड़ाव हैं, हमें बहुत लंबा छलांग मारना होगा। हमारे आज के दिन पे साउथ ईस्ट एशिया में वियतनाम एक कंट्री है जो चाइना +1 की वजह से इंडिया जैसे ही आज के दिन पे बेनिफिट कर रहा है। वो कंट्री में आज के दिन पे 55 या 60% तक महिलाएं अभी एम्प्लॉयमेंट में हैं, जबकि हम अभी 20 से नीचे हैं। अगर इंडिया को ऊपर जाना है, ये हमारा जो डिफरेंस है, जो गैप है, वो गैप को नहीं लाओगे, हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा नहीं। हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड अब सिर्फ महिलाओं को एम्पावर करके उनको एम्प्लॉयमेंट में, बिजनेस में लाना ही चाहिए। तो अगर भारत यहाँ से कहीं भी जाएगा अगले 10 साल में जाएगा, उसमें महिलाओं का ही सबसे बड़ा हाथ होगा। आप भी देखिए ना, आप जब अभी हम हमारे काम में अभी पहले हम जब भी न्यूज़ चैनल का प्लानिंग करते थे, हम देखते थे मेल व्यूअरशिप। हम 5-7 साल से हम बोल रहे हैं कि नहीं, मेल व्यूअरशिप नहीं, मेल और फीमेल सब व्यूअरशिप लेना चाहिए, कंबाइंड व्यूअरशिप लेना चाहिए। बिकॉज महिलाएं इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेती है। लेकिन अब हमारे ऑफिस में तो काफ़ी सारी महिलाएं हैं, बट बहुत सारे ऑफिस में आप जाओगे 10, 15, 20% से ज़्यादा नहीं है। ये इम्प्रूव होना ही चाहिए और उसके ऊपर ये गवर्नमेंट 100% काम करेगी।
बिल्कुल। इस बजट में एक चीज़ और था कि इस बार सरकार ने ठीक है बहुत बड़े ऐलान नहीं किए, एक सेक्टर को लेकर खासतौर पर जिस तरह से एयरपोर्ट को लेकर उन्होंने कहा, मतलब कनेक्टिविटी की जिस तरह से बात की कि रेलवे को हम और अपग्रेड करेंगे, सरकार को ये लग रहा है कि ये एक जरिया है जो ग्रोथ के इंजन को आगे बढ़ा सकता है। देखिए, वैसे भी सरकार की सबसे बड़ी चैलेंज क्या रही है? एम्प्लॉयमेंट। यूथ, वो बोल रहे हैं कि यूथ उनका एक बहुत बड़ा तबका है, लेकिन उतना फॉर्मल जॉब जनरेशन हुआ नहीं है जितना होना चाहिए था। तो 2-3 जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स बजट में थी, एक तो आप देखिए जो टूरिज्म क्लस्टर की बात कही गई है, और ये प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में भी बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया था, कनेक्टिविटी इंप्रूव करके, नए नए टूरिस्ट डेस्टिनेशंस विकसित करके, और अब ये नेशनल लेवल पर भी हो रहा है। हमने देखा अयोध्या में क्या हो रहा है। साथ ही उन्होंने अलग से पिलग्रिमेज क्लस्टर भी डेवलप करने की बात की है। सो ये जो 2-3 अनाउंसमेंट्स हैं वो क्लियरली इसी चीज़ को ध्यान में रख के की गई है कि जॉब जनरेट करने पड़ेंगे, लाइक ही राइटली सेड कि आपको अल्टीमेटली जो सस्टेन्ड ग्रोथ आएगा वो तभी आएगा जब फॉर्मल सेक्टर में ज़्यादा जॉब्स जनरेट होंगे, ज़्यादा लोग टैक्स भरेंगे, ज़्यादा लोग खर्च करेंगे। एक बहुत बड़ा जो कंज्यूमर बेस है उसको यू हैव टू कीप इट अलाइव। तो उसके लिए ये चीज़ें करनी ज़रूरी है, इसकी थोड़ी हिंट है। और एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी बजट में जो शायद फाइन प्रिंट में थोड़ी मिस हो गई, लेकिन डेवलप्ड इंडिया बाय 2047 ये टारगेट ध्यान में रख के उन्होंने स्टेट्स के लिए इंटरेस्ट फ्री 75,000 करोड़ का डेवलपमेंट लोन अनाउंस किया है। तो स्टेट्स ये लोन सरकार से ले पाएंगे और वो इंटरेस्ट फ्री होगा, जिसको वो यूज़ कर पाएंगे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए। ये भी एक बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था, क्योंकि स्टेट और सेंटर के बीच वो कॉन्फ्लिक्ट हमेशा से चलता रहता है। बिल्कुल। एम के सर, लगातार आपने भी रोजगार की बात की, मिहिर सर ने भी रोजगार की बात की। टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है, मैं इसलिए समझना चाह रहा हूँ इसको, कि पहली बार बजट में इस तरह की छूट की बात की गई, एक अच्छे से बात की गई। और हमने देखा कि बीते आप 6-8 महीने में देखिए रिलीजियस टूरिज्म का कॉन्सेप्ट बहुत तेज़ी से बढ़ा है इंडिया में। और अब वाराणसी, अयोध्या, इलाहाबाद लोगों के जो है फेवरेट डेस्टिनेशन हो चुके हैं, वो आ नहीं रहा है। ये जो बदलाव आपको दिख रहा है ओवरऑल टूरिज्म के सेक्टर को लेके, और बजट में जिस तरीके से अनाउंसमेंट हो रहा है, क्या ये लगता है कि सरकार इसके पर ज़्यादा फोकस करके आने वाले दिनों में रोजगार को के लिए एक बड़ा मौका ढूंढ सकती है? इसमें ज़रूर ढूंढ सकती है। और ये जस्ट पिलग्रिमेज या रिलीजियस टूरिज्म नहीं, इंडिया एक तकरीबन कितने 140 करोड़ लोग हैं, और इसके अंदर अगर आप कहीं पे भी कोई भी आप टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाओगे, जितने लोग ट्रैवल कर सकते हैं उससे बहुत ही कम लोग एक्चुअली ट्रैवल करते हैं। और इनफैक्ट 1-2 कम्युनिटीज़ हैं, चाहे बंगालीज दिखते हैं, कहीं गुजरातीज दिखते हैं, बाकी कम्युनिटीज़ इंडिया में ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते। मतलब वो लोग अपने गांव जाते हैं और घर पे हम भी मतलब बचपन में वेकेशन टाइम पे गांव जाते थे। कोई अलग अलग जगह पे जाने का एक कल्चर नहीं है हमारे यहाँ। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत बड़ा मौका है। और ये एक कल्चरल चेंज है जो हमें दिख रही है अभी, और उसको वेदर इट इज़ पिलग्रिमेज से, बेहतर रोड से, बेहतर व्हीकल्स, कार्स, लोग जो गाड़ी खरीदते हैं, एक फैमिली गाड़ी खरीदती है, वो फैमिली फिर थोड़ा थोड़ा करके टूरिज़्म करने शुरू करता है। अभी हमारा आई थिंक 2010 और 2030 में इंडिया का नंबर ऑफ़ एयरपोर्ट कुछ 70-80 से 220 तक जाने वाला है। आप कहीं पे भी जाओ आज के दिन पे, और मेनली आप नॉर्थ इंडिया में हिल स्टेशंस वगैरह पे जाओ, पहले जो रोड्स हमें जाने को डर लगता था वो अभी इतना इजी हो गया है कि हिल स्टेशंस में काफ़ी सारा रियल एस्टेट डेवलपमेंट हुआ है, होटल्स डेवलपमेंट हुआ है। आई मीन एनवायरनमेंट के लिए ये तो मतलब एक प्रॉब्लम है, लेकिन 100% ये एम्प्लॉयमेंट, अगर आप देखिए वेदर इट इज़ गाड़ी प्रोवाइड करना या वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करना, वहाँ पे छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स और दुकान आना, ये सब एम्प्लॉयमेंट में, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में फ़र्क लाएगा। और कंस्ट्रक्शन में भी, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा आपको, होटल्स आ रहा है, रेस्टोरेंट्स आ रहा है, आपको एक नुक्कड़ पे एक छोटा सा चाय का दुकान डालना, उसके लिए भी तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, वहाँ लेबर लगता है वहाँ। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। आई थिंक एग्रीकल्चर और रियल एस्टेट को लेबर, ये दो चीज़ लेबर, इनफॉर्मल लेबर एब्जॉर्ब करती थी। अभी ये टूरिज्म भी एक तीसरा सेक्टर होगा जो लोगों को एग्रीकल्चर से खींच के नए नए काम करने में उनको एक जगह देगा। सीधे तौर पे कह सकते हैं टूरिज्म सेक्टर में अच्छे दिन आ रहे हैं। टूरिज्म सेक्टर में अच्छे दिन आ गए हैं और भी अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आएंगे। अब एक सवाल और है आपसे, चूँकि आपने अरुण जेटली जी का इंटरव्यू किया, पीयूष गोयल के साथ आपने बातचीत आपकी बहुत होती रही, सबको उम्मीद थी कि कुछ न कुछ टैक्स में राहत हो जाती है। हाँ। ये सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया?
एक्चुअली मुझे लग रहा है कि उन्होंने ये बचा के रखा है मेन बजट के लिए जुलाई में, थिंकिंग कि वही प्रेजेंट करने वाले हैं बजट। क्योंकि देखिए एक्चुअली स्कोप था उनके पास, जो टैक्स कलेक्शंस हैव बीन रोबस्ट, खासकर इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भी अगर आप देखें जीएसटी का तो बहुत अच्छा रहा है। सो स्कोप था उनके पास, लेकिन उन्होंने वो टीज करके छोड़ दिया है मेन बजट के लिए, जुलाई के लिए। सो आई थिंक उसमें स्कोप है शायद, और एक तरीके से मुझे लगता है इससे मैसेजिंग बहुत अच्छी गई है। लाइक यू ऑल्सो राइटली सेड कि एक्चुअली यू नो द जनरल बिलीफ वाज कि ये पॉपुलिस्ट बजट ही होगा क्योंकि लास्ट बजट है, लेकिन ये दर्शाती है कहीं ना कहीं कि सरकार बैकफुट पे नहीं है जहाँ तक इलेक्शंस का सवाल है। और इनका ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है बजट में हमेशा से, स्पेशली निर्मला सीतारमन, शी हैज़ ऑलवेज शाइड अवे फ्रॉम बीइंग पॉपुलिस्ट। उनका बजट बड़ा ही मीडिया में जैसे हम लोग कहते हैं कि वो बड़ा ही नीरस टाइप बजट होता है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट नहीं होता है, बट शी लाइक्स इट दैट वे कि वो एकदम डिसिप्लिन्ड और टू द पॉइंट रखती है बजट। बिल्कुल टू द पॉइंट। एक चीज़ हमने देखा है इनके सर बीते 2-3 सालों में, चूँकि ये स्वदेश एक चैनल है तो उसके हिसाब से मैं समझना चाहता हूँ, डीमैट अकाउंट की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है और सरकार जिस तरीके के फैसले ले रही है, अब कहीं ना कहीं छोटे शहरों में लोगों के पास पैसे आ रहे हैं, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है और अब वो इन्वेस्टमेंट के दूसरे विकल्प भी देख रहे हैं। यही वजह कि हमने देखा कि जो 2 करोड़ के आसपास डीमैट अकाउंट था वो करीब 13, साढ़े 13, 14 करोड़ के आसपास पहुँच चुका है। ये जिस तरीके से बढ़ रही है और आज हमने देखा कि इस फैसले के बाद, आज के बजट के बाद बाजार में कोई खास असर नहीं हुआ। आप कैसे देख रहे हैं आने वाले दिनों में उसको? देखिए, आज जो डीमैट अकाउंट या स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेशन की बात है, भारत अभी बहुत ही छोटा परसेंटेज पे है एज अ पॉपुलेशन के लेवल पे। आप अगर कोई भी विकसित देश के से कंपेयर करें तो हमारे पिछले 10 साल में या 7-8 साल में आप बोलो तो 2 बहुत बड़े इवेंट्स हुए हैं और दोनों को मैं नेगेटिव डैमेजिंग इफेक्ट्स ही कहूँगा। एक तो हुआ था एज अ कंज्यूमर, एज अ पर्सन, एक तो हुआ था डिमोनेटाइजेशन और दूसरा हुआ था कोविड। और हर टाइम जब भी बड़ा धक्का कहीं से पड़ता है उसकी वजह से कोई ना कोई नया अपॉर्चुनिटी ज़रूर खुलता है। डिमोनेटाइजेशन की वजह से काफ़ी सारा हमारा इनफॉर्मल टू फॉर्मल इकोनॉमी एट द होम लेवल हुआ है। जो तकिए के नीचे पैसे रखते थे, जो शेल्फ के अंदर पैसे रखते थे या वो गेहूं के डब्बे के अंदर पैसे रखते थे, वो सब बैंकों में चले गए। उसके पहले एक बहुत ही बड़ा स्टेप हुआ था जनधन, लोगों के पास जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट आया था। वो एक डिमोनेटाइजेशन की वजह से फॉर्मलाइजेशन ऑफ पर्सनल सेविंग्स हो गया। उसके बाद हमारा कोविड हुआ और कोविड में भी एक ऐसा टाइम आया कि काफ़ी सारे लोगों के पास काफ़ी सारा टाइम था और कुछ करने को नहीं था। मूवीज़ रिलीज़ नहीं हो रही थी, प्रोग्राम्स नहीं थे टेलीविज़न पे, और एक ही था न्यूज़, और न्यूज़ के अंदर हमारे आपके न्यूज़। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हुआ, एक मार्च में जब स्टॉक मार्केट डिप हुआ, वो डिप ही होता चला गया मई जून तक, और जून में जो उल्टा चढ़ने चालू किया वो देखकर काफ़ी सारे लोग ये स्टॉक मार्केट चीज़ क्या है, हमें भी सीखना है, हमें भी पढ़ना है। और उसी के साथ हमारे चैनल जैसे आप जैसे एडिटर्स की वजह से और भी बहुत सारे हमारे कॉम्पिटिटिव चैनल से भी, और यूट्यूब के ऊपर जो ब्लॉगर्स हैं, इसकी वजह से आज के दिन पे किसी को इस चीज़ को समझना, सीखना और एक कोर्स लेना इजी बन गया। और बहुत सारे लोग ये एक एक पार्ट टाइम पेशा के हिसाब से भी देखने लगे हैं। इंक्लूडिंग विमेन, इंक्लूडिंग हाउसवाइफ्स, इंक्लूडिंग ओल्ड पीपल, इवन यंगस्टर्स। तो डीमैट का जो सिलसिला है ये तो अभी शुरू हुआ है। आप मेरे को बोल रहे थे इधर आने से पहले कि अभी कितना 3 से 13-14 करोड़ तक हो गया है। तो आप मेरे से ज़्यादा एक्सपर्ट है, आप बताइए अगले 5 साल में ये 14 का कितना होगा, कितना करोड़ होगा? एक घर में 3-4 अकाउंट होगा, घर में 3-4। तो सर आपका विजन बढ़ो बदलो देश के साथ, बढ़ो बदलो देश के साथ। हाँ, वही तो है। बिकॉज आप देखो ना, पहले जो 2000 से 2010-12 तक का था वो FII का ज़माना था। इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर FII पैसा बनाते थे और बहुत अच्छी तरह से बनाते थे। इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत ही अच्छा बड़ा था, लेकिन उनका टाइम था। उसके बाद अभी जो है 2010-12 से लेके 2018-19 तक तो मेरे ख्याल से अल्ट्रा HNIs का ज़माना था। बिल्कुल, जो बड़े पैसे वाले डालते थे, इंडियंस डालते थे। और कहीं हमने 16-17 या 15 में हमने शुरू किया था SIP को बढ़ावा देना, प्रमोट करना और एक स्टॉक का एक कल्ट को प्रमोट करना। उसी के साथ हमने स्वदेश भी लॉन्च किया, जिससे हमारा इतना बड़ा रीच, इंग्लिश से इतना बड़ा रीच बन गया हिंदी में। अभी जो है वो कॉमन मैन का अभी शुरू हुआ है, और कॉमन मैन जब शुरू किया इमीडिएटली कोविड आ गया, तो थोड़ा दिन तो बंद ही हो गया। तो
अब वो सब उसके अंदर से बाहर निकल के 21, 22, 23 में कॉन्फिडेंटली बाहर निकल के अभी घूम रहे हैं। उसमें आप देख रहे हो कि स्टॉक मार्केट आज कितना है, 65 के आसपास है। बिल्कुल। सेंसेक्स 70,000 के आसपास, 70,000 के आसपास, हाँ 70,000 के आसपास है। ये मेरे ख्याल से 2-3 साल के अंदर लाख क्रॉस करेगा। पहले हम बोलते थे कि 2030 में लाख क्रॉस करेगा। मेरे हिसाब से ये 2030-31 तक अलग ही लेवल पे रहेगा। टीजर लाइन दे दिया हमारे अलग ही लेवल पे आपने भी तो सदियों से देखा, कई लंबा एक्सपीरियंस है, तो ये लगता क्या हो रहा है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब वो सी इट इज़ गिवन, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। उन्होंने बोला 2030-31 तक, मुझे ऐसा लगता है शायद उससे पहले भी हो। हाँ 2 लाख, 2 लाख मैं इसलिए बोला नहीं। वो पॉसिबल है, बिल्कुल है। अब एक सवाल और लास्ट में, ये बजट में हुआ नहीं 4,000 से 3,500-4,500 करोड़, $4,500 पर कैपिटा हो सकता है बाई 2030, बिकॉज हम 2,700 पे हैं। और हमारा एक्चुअली बड़ा एसेट पॉपुलेशन है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, डेमोक्रेटिक वो सब है, लेकिन सबसे बड़ा एसेट हमारा क्या है पता है? हमारी गरीबी हमारा सबसे बड़ा एसेट। हमारा बेस इतना छोटा है, 2,700 सब सहारन अफ्रीकन, इट कैन ओनली गो अप। और उसके ऊपर अगर आप देखो रेटिंग एजेंसीज, अभी JP मॉर्गन कौन सा था, रिसेंटली मैं न्यूज़ में पढ़ा था, ब्लूमबर्ग, ये सबका रेटिंग्स जो हमारा जो चेंज हुआ है, और अभी उसके ऊपर ये सोने पे सुहागा 5.1 का अगर फिस्कल डेफिसिट हुआ, और अगले साल मेरे हिसाब से जब 5.1 दे रही है तो शायद 5 ही हो सकता है, बिकॉज पहले तो हम 5.9 से टारगेट तो इम्प्रूव करना ही है। तो माने 2 साल में हम प्री पैंडेमिक लेवल पे आ जाएंगे फिस्कल डेफिसिट लेके। इससे हमारी करेंसी को स्टेबिलिटी मिलेगी, इससे हमारी इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम होगा, हमारा ग्लोबल रेटिंग चेंज होगा, तो FDI तो डबल ट्रिपल ही आने वाला है। इनफैक्ट मैं एक डेटा देख रहा था कि 2014 से लेकर अब तक, 2014 से लेकर अब तक $596 बिलियन का FDI आया है, और सरकार को ये लग रहा है कि दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। अब एक सवाल लास्ट में, इस बजट को कितनी रेटिंग देंगे? रेटिंग 10 हमारा पैमाना है, आई थिंक 8.5 दे सकते हैं। 8.5 दे सकते हैं। मतलब वो टेम्पटेशन अवॉइड करना कि लास्ट बजट है, क्या पता अगला बजट कौन प्रेजेंट करेगा, उसके बाद भी यू रिमेन सो डिसिप्लिन्ड दैट इटसेल्फ डिजर्व्स आई थिंक अ गुड रेटिंग। और ऊपर से जो फिस्कल डेफिसिट का नंबर दिया, कोई नेगेटिव, आप जो मार्केट की बात कर रहे थे वो फ्लैट है, वो एक्चुअली अच्छा है, बिकॉज अगर सरकार थोड़ा भी झुकी होती पॉपुलिज्म की तरफ तो नीचे होता मार्केट। मेरे हिसाब से बजट को रेटिंग देना वो जमाना गया। आज हाँ, मैं तो रेटिंग दूंगा ही नहीं, वो आप मीटर बना दो। मेरे हिसाब से मैं अगर अपने कंपनी का बजट प्रेजेंट करता हूँ, उसको मैं रेटिंग के लिए नहीं प्रेजेंट करता हूँ, वो मैं अपने काम के लिए प्रेजेंट करता हूँ, जो मेरे ऑब्जेक्टिव्स मीट करने के लिए, मेरे एम्प्लॉइज़ के, इन्वेस्टर्स के, मेरे कंज्यूमर के ऑब्जेक्टिव मीट करने के लिए। मेरे हिसाब से हम अभी वो स्टेज पर पहुँचे हैं कि बजट एक बिजनेस एज यूजुअल डॉक्यूमेंट बन के जा रहा है। उस हिसाब से जैसे इन्होंने कहा, एक टेम्पटेशन था पॉपुलिज्म और पॉपुलिस्ट बजट करने का, मौका भी था, 2 महीने में आ रहा है। मैं भी सोचा था कि भाई अनाउंसमेंट हो सकता, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शो ऑफ कॉन्फिडेंस है। आई वुडंट से शो ऑफ कॉन्फिडेंस, जस्ट अ बॉडी लैंग्वेज ऑफ कॉन्फिडेंस। सो मैं उतना ही रखूंगा उसको, रेटिंग नहीं करूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू मेरे साथ। तो सीधे तौर पर आपने देखा ये खास तौर पर एडिटर्स राउंड टेबल, इसमें निष्कर्ष यही निकला, ये आत्मनिर्भर नहीं आत्मविश्वास का बजट है। ये एक अनुशासित बजट है जिसमें सरकार ने सीधे तौर पर संकेत दिया है कि वो फिर से आ रहे हैं और आने वाले दिनों में देश के विकास की रफ्तार को और आगे बढ़ाएंगे। बैक टू स्टूडियो।